मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजू चंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि एक सीरीज की शुरुआत किया गया था, मॉडल पेपर 2024 संभावित प्रश्न, जिसमें मैथ और साइंस से संबंधित आपको मॉडल सेट लाया जा रहा था। इसी क्रम में आपका विज्ञान से सेट नंबर 5 को मालूम हो कि सेट विज्ञान में 80 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव करने होते हैं। 40-40 का एक सेट के रूप में। तो इसके पहले 4 सेट अपलोड हो चुका है, ये 5वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। इस मॉडल प्रश्नों का जो संभावित प्रश्न लाया गया, इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि आपको एक कुछ ऐसे केंद्रीय क्वेश्चन यानी प्रश्न को लाकर उसके इर्द गिर्द के सभी थ्योरी का रिवीजन करा दिया जाए, या एक क्वेश्चन के माध्यम से 4-5 क्वेश्चन जो उसके आसपास बनते हैं उसके द्वारा आपको तैयारी करा दिया जाए, ताकि किसी प्रकार की प्रश्न अगर आपको एग्जाम हॉल में आते हैं तो आप बना लें। और उसके साथ ही जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा देखे रहेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आए। ठीक है, बस यही उद्देश्य है, इसी से शुरू किया गया है सीरीज को, और ये काफ़ी पसंद भी किया गया आप लोगों के द्वारा। चलिए शुरू करते हैं। निम्नांकित में किसका अपवर्तनांक अधिक है? देखिए, अब जब हम अपवर्तन चैप्टर पढ़ा रहे थे तो आपको अपवर्तनांक के बारे में पढ़ाया था। तो अपवर्तनांक के बारे में पढ़ाया था तो हम आपको बताया था कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है और इसी का सबसे अधिक होता है। ठीक, जबकि हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.003 होता है। शीशा का क्या होता है? शीशा का हमने आपको रेंज बताया था, 1.48 से लेके 1.96 के करीब होता है, यानी लगभग 1.5 के आसपास। कितना होता है? लगभग 1.5 के आसपास होता है। और जल का कितना होता है? जल का होता है 1.33। ठीक है, यही होता है आपका जल का 1.33, और उतना और ये होता है। तो आपको थोड़ा सा सारे का याद करना के लिए होता है। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें पूछा किसका सबसे अधिक है, तो हीरा का तो सबसे अधिक होता है। इसके साथ साथ 4 ऑप्शन देखिए। अब कभी आपको हवा का पूछे तो क्या है, 1.003 नहीं लगाइएगा। कभी शीशा का पूछे तो शीशा का रेंज होता है, मतलब इसके बीच कोई दिया रहे तो आंसर सही होगा। जल का पूछ दे कभी तो 1.33। इसके साथ साथ दो चीज का और याद रखिए। किरोसिन, याद भी नहीं रहे तो देखे हुए रहिएगा, तो कभी क्वेश्चन आ गया तो बना दीजिएगा। और एक होता है बेंजीन, इस दोनों का याद रखिए। तो देखिए, किरोसिन का कितना होता है? ये होता है 1.44, और बेंजीन का कितना होता है? 1.5 होता है। देखिए 1.33 जल का है तो 1.44 किरोसिन का है, और 1.5 बेंजीन। ठीक है, ये आपको इतना याद रहना चाहिए। तो जो भी क्वेश्चन अपवर्तनांक वाला पूछेगा आपको, इसी में से 4 और 2 6 में से आएगा तो आपको मार्क। ऐसे अधिकतम यही पूछता है हीरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। जब हम आपको दर्पण और लेंस पढ़ाए थे तब हम आपको बताए थे कि दर्पण हो चाहे लेंस हो, दर्पण हो या लेंस हो, दोनों का जो फोकस दूरी का साइन होता है ना, सेम होता है। जैसे दर्पण देखिए, ये क्या है? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है, ई और यहाँ इधर होता है फिर एफ, इधर सी। एफ क्या है? इधर है, यानी ये माइनस में होता था। एफ क्या होता था? माइनस में, निगेटिव होता था। तो देखिए, ये अवतल दर्पण है या अवतल लेंस होगा। यानी अवतल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, अवतल लेंस हो, दोनों का फोकस दूरी क्या होगा? माइनस में। देखिए अवतल लेंस कैसे होता था? अवतल लेंस ऐसे होता था, इधर F1 आता था, इधर F1, इधर 2F1, इधर 2, यहाँ पे ए वाला फोकस दूरी इसका होगा। ये आपका माइनस में इधर है, इधर के, यानी जो यहाँ पे ध्रुव होता था तो ध्रुव के इधर वाले सब में निगेटिव लेते हैं कि माइनस एक्स एक्सिस होता है, क्योंकि इसको एक्सिस एज ए मान लीजिए, ई पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर माइनस एक्स एक्सिस, इधर दूरी है तो माइनस। तो अवतल दर्पण या अवतल लेंस का आपका ऋणात्मक होता है। और पूछा किसका? अवतल दर्पण का, तो क्या होगा? ऋणात्मक। वही जब आपको पूछ लेता कि ये बताइए उत्तल का, उत्तल देखिए, उत्तल क्या होता है? यही होता है उत्तल। उत्तल का एफ ए होता है और सी इधर होता है। और चूंकि यहाँ से डिस्टेंस यहाँ दूरी है तो इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, इसलिए पॉजिटिव, यानी इसका फोकस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये क्या है? उत्तल दर्पण। इसी तरह उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का क्या होता है? उत्तल लेंस का भी होता है 1,
2f1 2f2 2f2। तो ये उत्तल लेंस का क्या होता है, ए वाला होता है, यानी इधर इधर जाने पे ये इतना दूरी होता है फोकस, तो ये पॉजिटिव। ठीक, आपको ये सब चीज हमने काफी डिटेल से पढ़ा रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? अभी देखिए लेंस में फोकस कितना हुआ, f1 f2, दो फोकस है ना, f1 और f2 दो फोकस होता है। लेंस में कितना फोकस होता है, दो फोकस होता है। अब देखिए दो दो कई जगह था, अपवर्तन का नियम दो, परावर्तन का कितना नियम दो, और लेंस के कितना फोकस, ये भी दो। ये सब दो दो, कंफ्यूज मत कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? जब दर्पण हम आपको पढ़ा रहे थे तो दर्पण में हमने पढ़ाया था कि तीन दर्पण होते हैं, एक तो समतल, अवतल, एक उत्तल, और तीनों का हमने उपयोग बताया था। इसको किसके लिए, फेस मिरर, तो बोलते हैं फेस मिरर, मतलब चेहरा देखने वाला। इसका उपयोग और किया कहाँ करते थे, पेरिस्कोप में, और कहाँ करते थे, बहुदूरदर्शी देखने में। पेरिस्कोप के बाद आपका बहुरूपदर्शी, बहुरूपदर्शी में तीन उपयोग करते थे। ठीक, इसका कहाँ करते हैं, तो ये सेविंग दर्पण में, सेविंग सेविंग मिरर के रूप में। दूसरा का क्या करते थे, इसको सर्च लाइट, सर्च लाइट, हेडलाइट, अग्रदीप इसमें, और इसमें चिकित्सा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में का उपयोग करते थे। उसके अलावा कहाँ करते हैं इसका, सौर भट्टी में या सौर कुकर में का उपयोग हम करते हैं अवतल का। उत्तल का क्या कहाँ उपयोग करते हैं, तो उत्तल का उपयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। गाड़ी में जो साइड मिरर लगा हुआ रहता है, साइड मिरर के रूप में। और कई शॉप में, कई दुकानों में, शोरूम में आपको सुरक्षा दृष्टिकोण से इसका उपयोग, सुरक्षा दृष्टिकोण से इसका उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये आपको पढ़ाए थे कि दृष्टि क्षेत्र इसका काफी बड़ा होता है उत्तल दर्पण, यानी छोटा अगर भी शीशा है, यानी लेंस दर्पण है, तो बहुत बड़ा क्षेत्र दिख जाता है। तो सुरक्षा दृष्टिकोण से भी उसका उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तारे बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण के साथ साथ उत्तल का सबने बता दिया, अवतल का हमने सब, और उत्तल का भी। तो यानी एक क्वेश्चन है लेकिन कई हमने आंसर बता दिया आपका। अब किसी तरह घुमा फिरा पूछेगा तो आपको इसी में आंसर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी f एवं उसकी वक्रता त्रिज्या r के बीच का संबंध क्या होता है? आपको ये जानते हैं कि ये क्या होता है आपका, r बराबर 2f होता है। दैट मीन्स f बराबर क्या होगा, r बाई, यानी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या होता है, f होता है, c होता है, ये क्या होता है, वक्रता त्रिज्या यानी r, और ये क्या होता था आपका, यहां से लेते थे, ये आपका क्या होता था, f। अब देखिए ये जो r होता था ना, और ये f होता था, तो ये इतना r का आधा होता था ये f, और यहां का डिस्टेंस भी होता था f, यहां से यहाँ f और यहां से यहाँ f, तो क्या हो गया, r बराबर क्या हो जाएगा, f और f मिलकर ना, यहां से यहाँ r, और f है f, यानी 2f, तो r बराबर 2f, यानी f बराबर r बाई 2। देखिए f बराबर r बाई, ठीक है। तो बस आपको रटने की जरूरत नहीं, बस एक थोड़ा सा फिगर बना लीजिए और देख लीजिए, यहाँ से यहाँ f है, यहाँ से यहाँ c है, और ये पूरा डिस्टेंस वक्रता त्रिज्या r होता है, और ये f होता है, f होता है, r बराबर 2f, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? आपको बताया गया था कि अभिसारी लेंस किसको बोलते हैं, अभिसारी लेंस उत्तल को बोलते हैं, उत्तल लेंस को, क्योंकि जो भी समानांतर किरण पुंज आता है तो उसको क्या करता है, अभिसरित करता है फोकस पे, अभिसरित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस। कौन सा अभिसारी लेंस है, उत्तल। अवतल को क्या बोलेंगे, अपसारी लेंस, क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस, ठीक। उत्तल का जाने गया है, अभिसारी, उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों नहीं, बाइफोकल नहीं। तो किसे अभिसारी बोलते हैं,
उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। उसी तरह अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण बोलते हैं। देखिए दर्पण में अलग होता है, दर्पण में इसको बोलते हैं क्या आएगा, तो फोकस पे ये करता है, ठीक है। इसको अवतल दर्पण केस में अवतल दर्पण को अभिसारी बोलेंगे, और आपका लेंस में उत्तल लेंस को अभिसारी। यहाँ पे थोड़ा अलग है, इसलिए ध्यान रखिएगा दर्पण और लेंस के। दृश्य प्रकाश में किसी वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। दृश्य प्रकाश में देखिए आपको क्या बताया था कि एक प्रिज्म है और एक श्वेत प्रकाश अगर यहाँ से गुजरेगा तो क्या होगा, इस 7 रंगों में बट जाएगा। 4 6 ये 7 रंगों में बट जाएगा। ये 7 रंगों में बटेगा तो इसका क्या होता है, वी आई शिव गयोर, शिव गयोर नहीं होता है ना। तो बढ़िया से अगर लिख लीजिएगा तो ऐसे वी आई टी वाई ओ आर नहीं होता है। 2 4 6 7 7 रंगों में बटता है, शिव गयोर। अब देखिए अब इसमें हम आपको बताए थे कि नीचे से ऊपर जाइएगा तो तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, ठीक। नीचे से ऊपर जाइएगा तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो प्रकाश की चाल क्या होगा, प्रकाश चाल बढ़ेगा। लेकिन नीचे से ऊपर से नीचे आइएगा तो अपवर्तनांक बढ़ेगा, अपवर्तनांक। नीचे से ऊपर जाइएगा तो तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा, मतलब भी का सबसे कम, आर का सबसे ज्यादा। प्रकाश के चाल में भी इतना, इसीलिए आर यानी लाल किरण, प्रकाश किरण काफी दूर तक पहुंचती है, प्रकाश की चाल भी इसका अधिक, और अपवर्तनांक इसका नीचे से उल्टा होता है। तो पूछा किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, यानी सबसे कम किसका होगा, डी फॉर वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी, लाल पीला नहीं, बैगनी। ब्लू, बी फॉर ब्लू होता है, ये होता है नीला। नीला और बैगनी में थोड़ा सा आपको अंतर रखना चाहिए कि नीला बैगनी दोनों नहीं है, नीला को ब्लू बोलते हैं और बैगनी को वायलेट बोलते हैं। तो भी सबसे नीचे है यानी सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का। नेक्स्ट देखिए, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। ये सब इतना क्वेश्चन हमने आपने रिपीट करा दिया सबकी, आपको ये सब तो टिप पे अब तो याद हो गया होगा, मुजमानी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तारों का टिमटिमाना ये क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, वायुमंडलीय प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन में इसमें क्या था, 3 था। एक तो तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, दूसरा क्या था, तारों की आभासी स्थिति, तारों की, दिख रहा है, तारों की आभासी स्थिति, आभासी स्थिति, तारों की आभासी स्थिति। 3 था अग्रिम सूर्योदय, अग्रिम, अग्रिम सूर्योदय, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। 3 एग्जाम्पल था प्रकाश का अपवर्तन का। अब देखिए प्रकाश का परावर्तन तो दर्पण में होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, दर्पण में होगा। अब देखिए प्रकाश का विक्षेपण, विक्षेपण क्या होगा, वर्ण विक्षेपण, 7 रंगों में बंटने की घटना को, तो इसका क्या है, इंद्रधनुष। इसका एग्जाम्पल कहाँ होता है, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश का विक्षेपण है, जबकि प्रकाश का प्रकीर्णन के क्या होता है, इससे होता है आकाश का नीला दिखना, आकाश नीला दिखाई देता है। और सुबह का सूर्य या डूबता सूर्योदय मतलब उदित सूर्य और सूर्यास्त वाला सूर्य का लाल रंग दिखना। इस सूर्य क्या, सूर्योदय के समय सूर्य को लाल दिखना और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना, इसके कारण होता है प्रकाश का परिकिरण। क्या आपने एक क्वेश्चन देखा, लेकिन हमने लगभग इससे जितना बनता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन सभी को हमने रिवाइज करा दिया। ठीक, प्रकाश का विक्षेपण इंद्रधनुष, प्रकाश का परावर्तन दर्पण में होता है, प्रकाश का परिकिरण आकाश का नीला दिखना और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना। जबकि प्रकाश का अपवर्तन तारों का टिमटिमाना, तारों की आभासी स्थिति और अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। हम आपको बताए थे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होगा, निर्वात में होगा। तो निर्वात में कितना होता था, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके निर्वात के बाद किस में होगा, कांच में होगा। देख कांच में कितना होता है, लगभग इसी के थोड़ा सा कम, और कांच में उसके बाद कम। ठीक है, तो अगर आपको कभी पूछे सबसे अधिक निर्वात में,
उसके बाद वायु में, उसके बाद कांच में, पानी में, सब में होते रहेगा। आपको नहीं अंतर रखना है। सबसे ज्यादा होता है आपका निर्वात में, उसके बाद होता है आप वायु में थोड़ा सा उससे कम, और वो होता है आपका कांच में 2 × 10⁸ होता है। 2 × 10⁸ मीटर। देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 से थोड़ा मतलब माने 2.9 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इससे थोड़ा सा कम होगा। और इसके बाद इसमें कांच में कम, ताकि इसमें प्रकार सबसे अधिक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ऑब्वियस बात है 2। अभी हमने प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन सबके नियम 2। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम होता है। तो प्रथम नियम को क्या बोलता है? प्रथम नियम बोलता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पे डाले गए अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होगा, यानी तीनों एक ही तल में होगा, एक ही तल में होगा। ये प्रथम नियम बोलता है। ठीक। दूसरा द्वितीय नियम क्या बोलता है? द्वितीय नियम बोलता है कि क्या बोलता है, मतलब जया साइन, मतलब आपको आपतित कोण का जया यानी साइन आई बटा अपवर्तित कोण का जया साइन आर बराबर क्या होता है? नियतांक होता है, नियतांक होता है। इसी को हम बोलते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का, याद रखिएगा, ये स्नेल का नियम कौन सा है? द्वितीय नियम। प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को स्नेल का नियम भी बोलते हैं। और साइन आपतित आई है कौन? आपतित कोण। आर क्या है? अपवर्तित कोण। तो आपतित कोण का जया और अपवर्तित कोण का जया, साइन को जया बोलते हैं। ठीक। तो आपका स्नेल का नियम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? अब देखिए जल विद्युत संयंत्र क्या होता है कि काफी हाइट पे, मतलब मान के चलिए यहाँ पे जल जमा कर दिया, ठीक, यहाँ पे जल, अब इस जल को ना गिराया जाता है और यहाँ पे मोटर लगा हुआ रहता है, मतलब यहाँ पे कुछ घूमने वाला रहे। अब यहाँ पे जल घूमेगा, इसको घुमाएगा तो क्या हो, डायनोमो जैसा काम करेगा और ये आपका विद्युत उत्पादित करेगा। यानी क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जल यहाँ पे रखा हुआ रहता है, यानी जल का स्थिति ऊर्जा का स्थिति के अनुसार स्थिति है। यहाँ हमने डायनामो टाइप का कुछ लगाया है और यहाँ पे आपका जल रखा हुआ है, यानी यहाँ से जितना डिस्टेंस ऊपर है या स्थिति है इसका, तो स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करते हैं। किसको किसको बदलते हैं? स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। नाभिकीय ऊर्जा नहीं जी, सौर ऊर्जा नहीं जी, स्थिति तापीय ऊर्जा नहीं, स्थिति ऊर्जा। यानी जब देखते होंगे कि जब जल विद्युत परियोजना कहाँ लगाया जाता है? जहाँ जल प्रपात रहता है, जल प्रपात वाटर फॉलिंग जहाँ से होता है, यानी हाइट पर से जब जल गिरता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा रहता है, क्योंकि हाइट पे है, ऊंचाई पे है। तो जैसे ही वो गिरा तो अपना स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को ट्रांसफर कर दिया विद्युत ऊर्जा। तो जल प्रपात सब जगह तो रहता नहीं है, तो जल प्रपात सब जगह नहीं रहता है तो क्या किया जाता है, जहां हम जल विद्युत परियोजना लगाते हैं वहां पे हम क्या बनाते हैं? बांध बनाते हैं, और बांध बना के पानी को हम ऊंचाई तक स्टोर करते हैं, फिर ऊंचाई से गिराते हैं। ठीक। तो हमारा स्थितिज ऊर्जा। जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, तो देखिए मोमबत्ती जल रहा है तो क्या बदल देगा? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में? नहीं जी। मोमबत्ती में विद्युत ऊर्जा कहाँ से? हाँ, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। हाँ जी, ये तो बदलता है। ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में? नहीं। मोमबत्ती में कोई ध्वनि होता है? नहीं, ये भी नहीं। इनमें से कोई नहीं? नहीं जी, ये भी नहीं। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। बत्ती जो मोम होता है वो केमिकल चीज है, रसायन है, और रसायन ऊर्जा ही प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट देखिए, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पे इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है। अभी देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना आपके सिलेबस, आपके बुक में इसके बारे में काफी कम चीजें दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन एक जगह हमने देखा है कि 10th में पूछते हुए, इसलिए हमने इसको डाला है। आप देखिए इसके बारे में हम समझा देते हैं, कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, बस आपको ऑब्जेक्टिव कम बेस यही पूछेगा, ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन। मानिए कि ये आपका एक सेल है और यहाँ पे आर रखा हुआ है, रेडियस है, ठीक है। मानिए यहाँ से करेंट प्लस है और माइनस टर्मिनल है, यहाँ से करंट निकलेगा तो मान लीजिए आई निकला और आर है। देखिए ये जो इधर से वोल्टेज निकलेगा ना, इसको बोलते हैं ई एम और एफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोमोटिव और फोर्स।
क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में हम ईएमएफ बोलते हैं। इसी को बोला जाता है विद्युत वाहक बल। कहाँ लिखा हुआ है? विद्युत वाहक बल। इसी को बोलते हैं क्या हम? विद्युत वाहक। ठीक है, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव। यही यहाँ पे ई रहता है, ठीक है, एक ई। अब देखिए ये क्या होता है कि जो ई बराबर होता है ना W/Q होता है, जहां ई क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल का परिभाषा क्या होगा? एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, जिसमें सेल भी हो और ये इस टाइप का प्रतिरोध भी, पूरे पथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में किया गया कार्य होता है, वर्क है। डब्लू क्या होता है? कार्य होता है, वर्क को। यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या हुआ? एकांक इकाई यानी एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल भी इंक्लूड हो, पूरे परिपथ में ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है? विद्युत वाहक बल होता है। E बराबर W/Q। ठीक, अब देखिए, अब E बराबर W/Q हो गया। अब देखिए जब मतलब यहां से आई गया है तो क्या होगा कि ये जो V होगा, V बराबर क्या होगा? IR, यही ना होगा? V बराबर IR, ओम के नियम से। अब बोलिए, ये देखिए कि E बराबर आपका, E बराबर क्या होगा? E बराबर V और माइनस IR होता है। V बराबर, अब देखिए क्या होगा। अब मान के चलिए आपको एक रिलेशन आपको नहीं, इसमें तो क्या पूछा है? विभवांतर और विद्युत वाहक बल। विभवांतर को भी बोलते हैं और वाहक बल को ई बोलते हैं। यानी भी और ई में आपका रिलेशन होना चाहिए। तो भी और ई में क्या रिलेशन होता है? भी बराबर ई माइनस आई आर। अब देखिए अभी कैसे होता है, क्यों होता है, इसका प्रूफ है, लेकिन आपके सिलेबस में शायद ये चीज नहीं है, क्योंकि हमने देखा है बुक में इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये हायर स्टडी, हायर क्लास में पढ़ना है। ये बस आप यहाँ पे बस दो चीज याद रखिए। आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन अगर बाय द वे आ भी गया तो ये बन जाएगा क्या? तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E बराबर W/Q, इसका डिफिनीशन हो जाएगा। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में ले जाने में किया गया कार्य को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल बोलते हैं। अब विद्युत वोल्ट बराबर E माइनस वी आई। कब? जब हम विद्युत से सेल से धारा प्राप्त कर रहे हैं। यानी यहाँ क्या देख रहे हैं? जो भी यानी विभवांतर है और ये इलेक्ट्रोमोटिव विद्युत वाहक बल है, तो विद्युत वाहक बल में से कुछ घट रहा है तब विभवांतर निकल रहा है। कि हमारा क्या देख रहे हैं? सर कम हुआ और विद्युत वाहक बल तो क्या पूछा? विभवांतर का मान, विभवांतर का मान, तो विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या होगा? कम होगा। क्योंकि देख रहे हैं विद्युत वाहक बल में से कुछ घटाने पे हमको विभवांतर निकल रहा है। यानी विभवांतर यानी ई ज्यादा है अभी कम है, क्योंकि ई से कुछ घटा रहे हैं, इसलिए विभवांतर क्या होगा? विद्युत वाहक बल से कम हो। बस ये दोनों याद रखिए तो आपको क्वेश्चन बन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। अब प्रतिरोध को बढ़ाना है तो क्या चाहिए? श्रेणी क्रम में जोड़िए, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होगा? आर जुड़ जाता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट जितना रहेगा जुड़ जाएगा, तो यानी प्रतिरोध बढ़ जाएगा। श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस क्षण का उपयोग किया जाता है वो होता है, देखिए विद्युत बनाने के लिए आपको लोहा, कोबाल्ट और निकेल, इस सब का उपयोग किया जाता है। निकेल, इस सब का उपयोग आपको चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन बोल रहा है कि प्रायः किस क्षण का, यानी किस क्षण का? तो नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। नरम लोहा विद्युत चुंबक बनाने के लिए, देखिए विद्युत चुंबक नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। उच्चतर ताप पे कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो देखिए नाभिकीय विखंडन। नहीं जी, नाभिकीय विखंडन में क्या करते हैं? हम न्यूट्रॉन का बमबारी कराते हैं। क्या करते हैं? न्यूट्रॉन का बमबारी करते हैं। मानिए सेल है तो इसमें न्यूट्रॉन फेंकेंगे तो ये टूटेगा, तो विखंडन हो गया। नाभिकीय संलयन, हाँ जी, इसमें नाभिकीय संलयन हम बहुत ज्यादा ताप की जरूरत होता है। नाभिकीय संलयन कहाँ होता है? सूर्य में होता है। सूर्य जो है, सूर्य के कोर में H है और प्लस H मिल के क्या बनाता है? हीलियम बनाता है। बहुत मात्रा में ताप, उच्च ताप, तो जहां भी संलयन अभिक्रिया होगा वहां पे तापमान काफी अधिक होना चाहिए।
तो उच्च ताप पे कौन सी अभिक्रिया होता है? संलयन अभिक्रिया, याद रखिए, खंडन में नहीं जी, नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट देखिए, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली उक्ति है। अब देखिए, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में कौन बदल सकता है? सौर कुकर नहीं, नहीं, सौर कुकर विद्युत में थोड़े बदलता है, तो ताप में बदल देता है ना, जिससे खाना बन जाता है। ताप या उष्मा में बदलता है। सौर सेल, हाँ जी, सौर सेल जो सोलर पैनल लगाए रहते हैं, क्या होता है? सौर सेल होता है। सौर सेल के द्वारा सौर ऊर्जा को सीधे हम विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। दोनों नहीं, सौर कुकर से सिर्फ सूर्य का उष्मा, सूर्य के सौर ऊर्जा को तापीय ऊर्जा या उष्मीय ऊर्जा में बदलते हैं। नेक्स्ट देखिए, पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम कितनी होना चाहिए? आपको बताया गया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। 15 किलोमीटर प्रति घंटा है क्या? 150 है नहीं जी। 1.5 है नहीं जी। 12 से 14 है नहीं जी। 15 मिनिमम, कम से कम 15 होना चाहिए, कम से कम 15 होना चाहिए, यानी मेरा ऑप्शन आपको हम एग्जैक्ट याद होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटे से कम नहीं होना चाहिए पवन जनित। नेक्स्ट देखिए, सेल का विद्युत वाहक बल होता है, अभी हमने आपको बताया था सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? W/Q, यानी सेल द्वारा इकाई आवेश पे लगाया गया बल नहीं जी, सेल द्वारा इकाई आवेश पे किया गया कार्य होता है, कार्य होता है, सेल द्वारा इकाई आवेश पे किया गया कार्य, इसी को बोलते हैं विद्युत वाहक बल। अब देखिए, इसमें बल है लेकिन बल का नहीं, कार्य होता है, ठीक है। घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो आप जानते हैं प्रतिवर्ती धारा एसी, एसी की होगा, निर्दिष्ट धारा डीसी। तो आप जानते हैं कि जो घरेलू परिपथ में गुजरता है वो कौन सा होता है? एसी धारा होता है, और उसका हर्ज कितना होता है? 50 हर्ज का होता है, और प्राय 220 वोल्ट यही घरेलू पथ में प्रभावित किया जाने वाला धारा है, प्रवाहित किया जाने वाला 50 हर्ज पे और 220 वोल्ट का धारा होता है, यानी एसी धारा, प्रतिवर्ती धारा। अब देखिए, प्रतिवर्ती धारा और दिष्ट धारा में आपको सब्जेक्टिव में डिफिनीशन में अंतर पूछा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या है? तो ऑब्जेक्टिव में भी आपको इस टाइप से पूछेगा। तो देखिए, एक दो चीज पकड़ लीजिए कि प्रतिवर्ती धारा जो होता है कि इसका क्या होता है? परिमाण और आपका दिशा कुछ अंतराल पे बदलते रहता है, जबकि दिष्ट धारा का ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं परिमाण में मैग्नीट्यूड बदलेगा और नहीं इसका दिशा बदलता है, यानी कॉन्स्टेंट जैसा रहता है, ठीक। एक दो है, प्रत्यावर्ती धारा को बनाना बहुत आसान होता है, तो उसका निर्माण करना सरल होता है, इसलिए प्रतिवर्ती धारा को हम, साथ ही प्रतिवर्ती धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना कम ऊर्जा गंवाए ले जाते हैं, इसलिए प्रतिवर्ती धारा का उपयोग करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, देखते हैं कि कभी सुनते हैं नेपाल में विद्युत बना है और बिहार में यूज हो रहा है, या भूटान में विद्युत बना है फिर भारत में आया है, कैसे आया है? एसी रहता है, क्योंकि उतना दूर ट्रेवल करता है, तब भी उष्मा का क्षय कम होता है, तो एसी का, अगर डीसी रहे तो ज़्यादा क्षय हो जाएगा, तो ये यूजफुल नहीं हुआ, इसलिए प्रतिवर्ती धारा का उपयोग करते हैं। साथ ही एक चीज़ और देखिए, प्रतिवर्ती धारा जो होता है ना, अपने तरफ आकर्षित करता है, जबकि दृष्ट धारा बाहर की तरफ फेंकता है, इसीलिए एसी करंट जो होता है ना, उसके छूने पे ज़्यादा घातक होता है, क्योंकि वो अपनी तरफ आकर्षित करता है, जैसे ही आप छुइएगा, तार के टच में आइए, अपनी तरफ खींच लेगा, आपको साटे रखेगा और आपको करंट से आपको जान ले लेगा। लेकिन जबकि डीसी में जो होता है, बैटरी उटरी वाला जो होता है, देखते हैं कभी करंट लगता है तो वो आपको बाहर फेंक देता है, बाहर की तरफ झटका देगा तो आपका हाथ हट गया तो कनेक्शन नहीं रहा तो आप सेफ हैं, इसलिए बैटरी वैटरी वाले करंट में कुछ नहीं होता है, प्रभाव नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि वो बाहर, उसका नेचर है बाहर फेंकता है, जैसे ही बैटरी के तार में अगर मेरा हाथ जुटा, हाथ को बाहर की तरफ फेंक देंगे, हाथ और निकाल हटा लेते हैं, कनेक्शन रहा नहीं। इसी में क्या होता है, सटा हुआ रहेगा और अपनी तरफ खींचेगा तो सटले रहेगा, तो आदमी वहाँ पे डेथ कर जाता है, लेकिन बैटरी में कुछ नहीं होता है। ठीक है, वर्ण विक्षेपण असंभव है। वर्ण विक्षेपण तो जाते ही है, कहाँ होता है? कांच में, जब ऐसे पढ़ाते थे तब वर्ण विक्षेपण होता था, यहाँ पे विबग्योर बनता था, यानी कांच में तो होगा जी। निर्वात में, निर्वात में भी हो जाएगा। जल में, हाँ जी, इंद्रधनुष में वर्ण विक्षेपण होता था ना, जल रहता था यहाँ पे निकलता था। फाइबर में नहीं होता है जी, फाइबर में ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज नहीं होता है कि वर्ण विक्षेपण, फाइबर में नहीं। नेक्स्ट देखिए, वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म, अब देखिए कांच का प्रिज्म है, ठीक, और वायु में रखा हुआ है, माने ये आपतित हुआ, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे घूमेगा। पूछ रहा है वायु में रखा एक कांच प्रिज्म आपतित किरण को, यानी आपतित किरण ए वाला को कहाँ मुड़ेगा? ऊपर की ओर नहीं जी, ऊपर की ओर कहाँ? नीचे की ओर, हाँ नीचे की ओर तो मुड़ रहा है, नीचे की तरफ, आधार की ओर, तो ये ज्यादा बेहतर है कि जो आधार है ना इसकी तरफ मोड़ आंसर।
आधार की ओर, आधार की दूर नहीं, आधार की ओर, सॉरी आधार की से दूर है यहाँ पे, ये आंसर नहीं होगा आपका, आधार की ओर होगा, आधार की दूर नहीं होगा, आधार की ओर होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा आपका, आधार की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2Zn प्लस O2 ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें क्या देखना है कि एक धातु है और एक ऑक्सीजन है, उसके साथ मिल के एक कंपाउंड ZnO बना। देखिए अवघटन हुआ क्या, नहीं अवघटन में क्या होता है, टूटना होता है। तो ऐसे रहता तो समझ सकते थे। विस्थापन में, विस्थापन में एक दूसरे का बदलाव होगा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अवक्षेपण नहीं, अवक्षेपण में ऐसा आपको दिया हुआ रहेगा। उपचयन, हाँ जी, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है। और ऑक्सीकरण आपको हम बताए हुए हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या इसी को बोलते हैं उपचयन, चयन, या इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या हमने बताया था, तीन प्रॉपर्टी हमने बताया था। क्या कि एडिशन ऑफ O2, या तो O2 का संयोग हो जाए, या निष्कासन ऑफ H2O निकल जाए, या आपका इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो, तब हम बोले ऑक्सीकरण या उपचयन। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है यानी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। खाने वाले सोडा यानी खावा सोडा, खावा सोडा यानी बेकिंग सोडा, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, बाई लगा हुआ रहता है, तो NaHCO3, NaHCO3 को क्या बोलते हैं, खावा सोडा। NH4Cl ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, ये क्या है, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड है, क्या है, अमोनियम क्लोराइड है। Na2CO3 क्या है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है। अब देखिए Na2 से जब Na2CO3 और इसमें 10H2O रहे तो इसको बोलते हैं धोबिया सोडा, इसको बोलते हैं धोवन सोडा या धोबिया सोडा, धोबिया सोडा। और जब इसमें से H2O निकल जाता है और सिर्फ इसको Na2CO3 रहे तो इसको क्या बोलते हैं, सोडा एस, क्या बोलते हैं, सोडा एस। ध्यान रखिएगा, इसके आसपास कितने क्वेश्चन हमने बताया। तो खावा सोडा क्या होता है, NaCO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। जब धातु पूछे, जब कमरे के ताप पे धातु पूछे द्रव अवस्था में रहने वाला, तब पारा, और जब अधातु पूछे तो होगा ब्रोमीन। ठीक, कभी आपको पूछ सकता है कि कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहने वाली धातु के जगह अधातु लिख दे, और आप जल या ऊपर पारा भी दे ले रहे हैं, नीचे ब्रोमीन भी दे ले रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि धातु पूछ रहा है या अधातु पूछ रहा है। अगर धातु पूछेगा तो पारा, और धातु पूछेगा तो आपका ब्रोमीन। नेक्स्ट देखिए, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन होता है। तो देखिए जब आवर्त सारणी पढ़िएगा तो समूह जो होता है 1 2 3 ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते 18 तक होगा, और 18 वाले को ही शून्य समूह बोलते हैं, जीरो वाला समूह। तो इसमें 18 में कौन होता है, हीलियम होता है, जहां इनर्ट गैस अक्रिय गैस होता है। आपको बताए थे कि 18 वाला ग्रुप का क्या होता है नाना पाटेकर, है नाना पाटेकर, नाना पाटेकर आज का जिंदा राजा, है नाना पाटेकर आज, है नाना पाटेकर आज का जिंदा राजा। हीलियम नियोन आर्गन आज का, अच्छा क्रिप्टॉन छूट गया, Kr, जिनॉन और रेडॉन। हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन, है नाना पाटेकर आज का जिंदा। आपको शॉर्ट से बताए थे कि इसमें क्या है, हीलियम है शून्य समूह या 18 समूह। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पे विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित ऐसा हो जाएगा। देखिए सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट क्या है, मतलब Na2CO3, और सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन, इसमें मेथिल ऑरेंज का मेथिल ऑरेंज का इंडिकेटर मिला रहे हैं। अब देखिए मेथिल ऑरेंज का इंडिकेटर मिलाएंगे तो ये क्या होगा। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट जो है क्या है, ये आपका भस्म है,
मतलब क्षार प्रकृति, क्षार है। और जब हम मिथाइल ऑरेंज क्षार में डालते हैं तो इसका कलर कैसा देता है? पीला कलर देता है। जबकि यहीं अगर अम्ल होता तो लाल देता, अम्ल होता तो लाल देता, और क्षार है तो पीला देगा, यानी हमारा क्या देगा? पीला देगा। अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझना था कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन, तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्या होता है? क्षार होता है। और क्षार में जब हम मिथाइल ऑरेंज को डालते हैं तो उसका कलर कैसा देता है? पीला कलर का देता है। तो आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि किस क्या डालने से क्या मिलता है और क्या नहीं डालने से क्या नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखिए कि ये कौन सा सब्सटेंस है, सोडियम कार्बोनेट आपका क्षार है, और क्षार में मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो पीला देगा, जबकि अम्ल रहता तो मिथाइल ऑरेंज लाल देता। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन कौन सा है? कौन है पूछा है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसलिए बोला जा रहा है कि डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका जाए या हरे पेड़ पौधे बढ़ाया जाए, क्योंकि हरे पेड़ पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस गैस का अवशोषण करते हैं? CO2 गैस का अवशोषण और अपना ये ग्लोबल वार्मिंग गैस CO2। O2 ऑक्सीजन नहीं जी, ऑक्सीजन कोई ये थोड़ी, ऑक्सीजन तो हमारे लिए लाभदायक है, नाइट्रोजन भी नहीं, NH3 अमोनिया भी नहीं, CO2 गैस जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। गंधक की परमाणु संख्या क्या है? तो देखिए गंधक, अब देखिए दो किसका होता है? हाइड्रोजन एक होता है, हीलियम दो होता है, हीलियम। लिथियम 3, बेरिलियम 4 होता है। बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 होता है। और 16 का क्या होगा? यही गंधक का होगा। जब ये हीलियम बेरोन ओटो, तो इसलिए हम आपको बोल रहे थे कि 1 से 20 तक आप याद कर लीजिए हर का परमाणु संख्या, के बाद आप याद कीजिए। 1 से 20 के बाद तो आपको याद होना ही चाहिए, उसके बाद आपको याद होना चाहिए आपका फेरस का याद होना चाहिए है 25, फेरस। कोबाल्ट का याद रखिए, निकेल का याद रखिए, कॉपर जिंक के बाद एक होता है जिंक का तो याद होना ही चाहिए 30 होता है, कॉपर 29 होता है, और फेरस 25, कोबाल्ट 26, 27 और 28 किसका होता है? कॉपर जिंक और एक होता है। तो आपको ये सब चीज़ का याद रखना चाहिए, गंधक का जैसे याद होना चाहिए, तो आपको उसी तरह आपको कुछ और चीज़ों का याद होना चाहिए जो हम आपको बता दे रहे हैं। एक तो आपको 14 एक तो आपको 14, 15, 16 याद रहना चाहिए। 14 याद रहना चाहिए, दिख रहा है? 14 याद होना चाहिए, 15 याद होना चाहिए, 16 याद होना चाहिए। 14 क्या है? तो सिलिकॉन, सिलिकॉन। 15 क्या है? तो 15 फास्फोरस, फास्फोरस। 16 क्या है? सल्फर, सल्फर। इसी को क्या बोलते हैं? गंधक। ये 14, 15, 16 याद रखिए, कंफ्यूजन होता है इसमें। इसमें क्या होता है कि आपको कंफ्यूजन करा देगा कि हाँ सिलिकॉन होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है। तो सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16 गंधक का याद। उसी तरह जिंक का 30 याद रखनी है, कॉपर 29 रखना चाहिए, फेरस कोबाल्ट और निकेल का याद रखो। ठीक, ये सब परमाणु संख्या इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा। ठीक है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में, अब देखिए कोई भी आपको पढ़ाया गया था कि अम्ल होगा, जैसे HCl है, अम्ल है, तो जैसे ही पानी में इसको डालिएगा तो HCl को, तो ये क्या हो जाता है? ब्रेक करता है H प्लस और Cl माइनस में, आयन में टूट जाता है। क्या जाता है? आयन में। इसी कारण ये आयन में चालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में नीत होगा तभी ये आयन का संचालन करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो विद्युत जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो आपको बताए थे कि देखिए धातु और अधातु, जब इसका ऑक्साइड करिएगा, ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड क्या होता है? धातु का ऑक्साइड और अधातु का ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड जो होता है अम्ल होता है, और आपका धातु का ऑक्साइड भस्म या क्षार होता है। ये हमेशा याद आप रखें। जैसा हम आपको बताएं कि CO2 ऑक्साइड, यानी एगो एग्जाम्पल से याद कर लीजिए,
CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये क्या है आपका अम्ल है। और कार्बन क्या होता है अधातु, तो अधातु का ऑक्साइड अम्ल हो गया, तो अधातु का ऑक्साइड अम्ल हो गया। तो बचा क्या धातु का ऑक्साइड। कुछ है अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं क्षारीय होते हैं, भस्म या क्षार होते हैं, तो क्षारीय हो गया। धातुओं के अम्ल, अम्लीय किसका होगा अधातु का। उदासीन कब बनेगा जब आपको वही क्षार और भस्म मिल, क्षार और अम्ल मिल। याद रखिए धातु का ऑक्साइड हमेशा भस्म होता है और अधातु का ऑक्साइड हमेशा अम्ल होता है। बस एक एग्जाम्पल से याद कर लीजिए चीजें आपको याद। CO2 याद रखिए, CO2 में ये O2 ऑक्साइड है, C कार्बन है, कार्बन कार्बन क्या होता है अधातु, अधातु CO2 अम्ल है, यानी अधातु का ऑक्साइड अम्ल हो गया तो धातु का ऑक्साइड आपका क्षार हो जाएगा। CO2 याद रखिए, CO2 क्या है अम्ल है। सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु बनाया जाता है। देखिए सोना तो महंगा है AU जिसको, तो इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, या तो सिल्वर मिला दिया जाए या कॉपर मिला दिया जाए, ये दोनों मिला के बनाया जाता है। तो देखिए कॉपर है, हाँ जी कॉपर मिलाया, जिंक ना जी, के ना जी, F है, यानी कॉपर मिला के धातु बनाया जाता है, कॉपर या सिल्वर। ठीक है तो याद रखिए, तो हाँ गोल्ड में कॉपर या आपका कॉपर मिलाया जाता है, नहीं तो आपका Ag मिलाया। अब देखिए एक रिएक्शन दिया हुआ है NaCl AgNO3 HCl बन रहा है। अब इसमें क्या देख रहे हैं, प्लस है और इसमें माइनस है, प्लस है इस पे माइनस है, तो Na का प्लस इसका माइनस के साथ जाकर रिएक्ट कर रहा है, NaNO3 थे NaNO3 बनाया, अब इसका प्लस इसके साथ जाकर रिएक्ट कर रहा है तो AgCl बना। यानी क्या देख रहे हैं, यानी आयनों का क्या हो रहा है स्थानांतरण हो रहा है। जब हमको केमिस्ट्री में जब अभिक्रिया पढ़ा रहे थे तो 10 तरीका का अभिक्रिया पढ़ाए थे हम वहाँ, उसी में से एक पढ़ाए थे आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में क्या होता है आयनों का स्थानांतरण होता है। देख रहे हैं यहाँ पे दोनों आयन, यहाँ पे ये प्लस वाला इसको माइनस के साथ चला गया, माइनस इसके साथ प्लस हो गया, आयनों का स्थानांतरण होगा तो जब एक सिर्फ रहता तो विस्थापन होता, संयोजन में जुटना होता है, वियोजन में टूटना होता है। ठीक है, सिलिकॉन है तो अभी आपको सिलिकॉन बताया गया क्या है एक उप धातु है। देखिए कुछ तो धातु होता है जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, ये सब क्या है धातु है ना। देखिए ये नीचे आ गया, ये सब धातु हुआ, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, ये सब क्या धातु है। अधातु में कौन सा आया था, अधातु में कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये सब अधातु है। और उप धातु में भी सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन। तो अब उप धातु का चीज दो चार नाम आप उप धातु का याद रखिए, कौन कौन उप धातु है। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा, कभी कभी क्या हमेशा पूछा जाएगा। उप धातु में देखिए एक तो सिलिकॉन, एक तो आपका क्या हो गया सिलिकॉन, एक और याद रखिए उसके पहले बोरोन होता है, बोरोन। दो होता है आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन। और तीन में क्या होता है आपका आर्सेनिक, आर्सेनिक। और चार में क्या होता है आपका जर्मेनियम, जर्मेनियम। बस आप चार याद रखिए, कौन कौन, बोरोन, कौन कौन याद है, बोरोन याद रखना है, सिलिकॉन याद रखना है, आर्सेनिक और जर्मेनियम, ये आपका उप धातु है। तो देखिए सिलिकॉन क्या है एक उप धातु, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं, बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं, उसको क्या कहलाते हैं। अब देखिए जिस तत्व का ना बाहरी सेल भरा रहेगा तो वो क्या होगा किसी रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, क्योंकि बाहरी सेल भरा रहेगा तो फिर हम क्यों एक्टिव रहेंगे, सोएंगे। मेरा पेट भरा हुआ रहेगा तो हम क्यों काम करेंगे। वही बात है, जब किसी तत्व का बाहरी सेल अगर भरा हुआ रहता है तो आराम से सोया हुआ रहेगा, यानी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, अभिक्रिया नहीं करेगा। तो कौन सा होता है इनर्ट गैस या अक्रिय गैस, अक्रिय गैस वाला जो भी है ग्रुप तो है अक्रिय गैस। तो अक्रिय गैस में कौन सा होता है नाना पार्टिक, आज का जिंदा, आज का जिंदा, जिंदा राजा है नाना पाटेकर आज का जिंदा अक्रिय गैस। तो बोला संक्रमण तंत्र नहीं जी, हेलोजन नहीं जी, क्षारीय मृदा नहीं जी, उत्कृष्ट गैस हाँ जी, उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस, इसी को बोलते हैं उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस,
तो बोलते हैं नोबल गैस, और इंग्लिश में बोलते हैं इनर्ट गैस। इनर्ट, ठीक है, तो याद रखिएगा, बाहरी सेल पूर्ण होता है इसीलिए नहीं करता है नाना पाटेकर का जिंदा। ठीक, उससे आप पूरा क्रम याद रखिए। हरिया का रासायनिक सूत्र हम आपको बताए थे। हरिया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट खरी। हरिया का बोलिए, संगमरमर का बोलिए, मार्बल का बोलिए, सब CaCO3 हो। ठीक है, और आपको जरूरत नहीं है। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? अब देखिए, अम्लीय ऑक्साइड अभी हम आपको पढ़ाए थे, अम्लीय धातु, धातु प्लस ऑक्साइड क्या बनाता है? भस्म। और अधातु, अधातु प्लस ऑक्साइड ये क्या बनाता है? अम्ल। अब बोल रहा है कि इसमें से कौन अधिक अम्लीय है, तो पहले तो आपको देख लेना चाहिए कि इसमें सब अम्लीय है कि क्षारीय है। तो देखिए, कैल्शियम क्या होता है? धातु होता है। सोडियम क्या होता है? धातु होता है। मैग्नीशियम क्या धातु होता है। यानी तीनों क्या है? धातु का ऑक्साइड है। ये धातु ऑक्साइड है। और धातु ऑक्साइड क्या कहलाता है? धातु ऑक्साइड कहलाता है भस्म। तो तीनों तो भस्म हो गया जी। जबकि पूछ रहा है अधिक अम्लीय ऑक्साइड, अम्ल पूछ रहा है, तो भस्मीय ऑक्साइड हो गया ना, भस्म हो गया ना, तो अम्लीय ऑक्साइड तो हुआ नहीं। तो सबसे ज्यादा अम्लीय किसका होगा? एस। ये अम्ल होगा ना, ये यही अम्ल है सिर्फ, ये सब तो भस्म है क्योंकि सब ये धातु का ऑक्साइड है। टेक्निकल चीजें पकड़ना था आपको। इसमें पूछ रहा है सबसे ज्यादा अम्लीय ऑक्साइड कौन है, तो चूंकि ये धातु है, धातु है, धातु, तो धातु का ऑक्साइड क्या होता है? भस्म होता है। तो ये भस्म हो गया, तो ये अम्लीय, तो अम्ल यही में बचा ना। तो अम्लीय, सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड कौन है? तो ये अम्लीय ऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? अब आपको देखा, तीन चीज पढ़ाए थे कि आपको एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब एल्कीन पढ़ाए थे, एल्कीन CnH2n। और एल्काइन पढ़ाए थे, एल्काइन, एल्काइन इसमें बस CnH2n+2। तो पूछ रहा है एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये वाला पूछ रहा है आपको। इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? CnH2n-2। तो मानिए, देखिए एक रख लेना है। जब एक रखेंगे तो क्या होगा? C1 और H2-2, यानी होगा C1H0। तो H0 वाला कोई प्रोडक्ट होगा नहीं, यहाँ पे H नहीं रख सकते, 2 रखेंगे। C2H, 2 दूना 4 -2, यानी चलेगा C2H2। C2H2 पहला होगा जो एल्काइन होगा। देखिए C2H2 है, C2H2, C2H2 यही। एल्काइन का क्या फॉर्मूला होता है? तो देखिए, आप ऐसे याद रखिए, CnH2n+2। देखिए ई वाला सब में कॉमन है, 2n 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 तक। एल्केन में +2 होता है, एल्कीन में कुछ नहीं, और एल्काइन में -2। एक बार +2, एक बार कुछ नहीं, और एक बार -2। ठीक है, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। ठीक, तो ये याद रखिए। तो कौन? एल्काइन। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक, 1 गुना 2, 2 + 2 करेंगे तो 4, यानी एल्केन है। क्या है? एल्केन है। 2 दूना 4, 2 दूना 4, कुछ नहीं है, तो 4 कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा है, यानी एल्कीन है, एल्कीन है। 2 दूना 4, 4 में से 2 जाएगा तो ये अल्काइन हुआ, अल्काइन हुआ। 2 दूना 4 + 2, ये भी अल्केन हुआ। पूछा कौन आपका? अल्काइन थे सर। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए, और इसमें कुछ नहीं करना। अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट नहीं आए तो एन की जगह 1 2 3 रख के देख लेना चाहिए कौन मेरा। अब देखिए CH3OC2H5 ये क्या है? तो देखिए आपको बताया गया था कि जब ऐसा वाला सक्रिय अभिक्रियाशील ग्रुप हो, अभिक्रियाशील ग्रुप हो, तो क्या बताया जाता है? ये ईथर का होता है, ईथर। ये ईथर होगा। इधर जुटा हुआ है CH3, और इधर जुटा हुआ है आपका C2H5। तो क्या इसको नहीं बोल सकते एथिल है और ये मेथिल है? एथिल मेथिल ईथर, इसी को बोलते हैं मेथॉक्सी एथेन। देखो ये इथेन वाला काम होता है, और मेथॉक्सी मीथेन वाला काम है, तो मिथॉक्सी
एथेन बोलते हैं, इसको भी यही ए भी बोला जाता है। एथॉक्सी मीथेन नहीं, प्रोपेन नहीं, यानी इसका दो नाम है, मेथॉक्सी एथेन या देखिए क्योंकि ये ईथर है तो ईथर है तो ईथर वाला एक होगा, एगो एथिल है और ये मेथिल है, एथिल मेथिल ईथर, और इसी को बोलते हैं मिथॉक्सी एथेन भी। अब आपसे देखिए पूछा क्या, वो पूछा आपसे कि आप ये बताइए कि इसका आइपक नेम क्या है। आइपक नेम पूछा था, आइपक नेम आपको बताए थे जब रासायनिक अभिक्रिया शुरुआत में ही केमिस्ट्री करा रहे थे, ठीक में ही पढ़ाए थे कि आइपक नेम क्या होता है ऐसा। तो आइपक ये वाला जो है ना, इसका कॉमन नेम है, और जबकि ये वाला आइपक, ये इसका दोनों नाम है, ये भी नाम सही है, ये भी नाम सही है, एथिल मेथिल इथल इसको कॉमन नेम बोलते हैं व्यवहारिक में, कॉमन में, जबकि ये आइपक नेम मिथॉक्सी एथेन बोलते हैं। आइपक नेम पूछेगा तो क्या है, मिथॉक्सी। हर केमिकल कंपाउंड का दो नाम होता है, एक कॉमन नेम और एक आइयूपेक नेम। कॉमन नेम मतलब बोलचाल में, जैसे एसिटिक एसिड क्या आप देखते हैं, जबकि इथेनोइक उसको बोला जाता है। फॉर्मिक एसिड जिसको मेथेनोइक बोलते हैं। तो देखिए एसिटिक एसिड क्या हम कॉमन नेम जानते हैं कि सिरका में यूज, अचार में यूज किया जाता है, लेकिन उसका आइपक नेम क्या है, इथेनोइक एसिड। इसी तरह इसका मिथॉक्सी एथेन आपका ये है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के, कौन यौगिक है जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ईंधन के इस्तेमाल करोगे, एथेनॉल जो है आपका ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ईंधन को किसके रूप में इस्तेमाल करते हैं, इथेनॉल के रूप में। इसका फॉर्मूला आता है C2H5OH। आप सुनते होंगे कि बायो ईंधन जो होता है, मतलब जैव ईंधन, उसमें हम एथेनॉल बना रहे हैं, गन्ना के रस से एथेनॉल बनाते हैं और इसी को पेट्रोल में मिलाएंगे, फिर हम यूज, एथेनॉल जो होता है उसको ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। प्रोपेनॉल नहीं जी, एथेनोइक अम्ल नहीं जी, एथेनॉल का यूज हम करते हैं। एथेनॉल याद रखिएगा, पेट्रोल में मिलाया जाता है एथेनॉल, और इसका उपयोग हम कर रहे हैं आजकल, और इसको बढ़ावा देने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि आपको शुद्ध, मतलब जो पेट्रोल जलाने से जो प्रदूषण फैल रहा है उस प्रदूषण को कम किया जा सके, और उसी कम करने के दौरान एथेनॉल, हम देखिए कुछ प्लांट जो होता है, कुछ पौधे से, हम पौधे को अपशिष्ट से हम बना रहे हैं एक आपको मेथेनॉल, जिसको बायोफिल में भी यूज करते हैं। उसी गन्ना के रस या चुकंदर या ये इस सब से हम बनाएंगे एथेनॉल, एथेनॉल बनाएंगे, उसको हम पेट्रोल में मिक्स करेंगे और उससे हम उसको यूज करेंगे। तो ओके, थैंक यू। इसके साथ ही आपका ये सेट समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो या कंटेंट, लाइक करें, सब्सक्राइब।